है? कॉब डगलस उत्पादन फलन इनाडा शर्तों को पूरा करता है, ठीक है ना, करता है। अब ये इनाडा शर्तें क्या हैं? इनाडा शर्तें 3 होती हैं। इनाडा शर्तें कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है ना। इनाडा शर्तें 3 होती, कौन कौन सी? पहली शर्त ये है कि अगर अगर के गोज टू 0, के जो है 0 की तरफ जा रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी इन्फिनिटी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर के 0 की तरफ जा रहा है, कैपिटल पूंजी 0 हो गई, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होती है? इन्फिनिटी हो, ठीक है ना। पहली ये कंडीशन है, इनाडा कंडीशन पहली क्या है? ये। इसी में एक और, मतलब पहले में ही एक और पार्ट है, अगर के गोज टू इन्फिनिटी, अगर आप पूंजी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, पूंजी की उतनी जरूरत नहीं है, आप बढ़ाए जा रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? 0, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट शर्त है। अभी इसको डायग्राम से भी समझें। दूसरी शर्त क्या है इनाडा की? दूसरी शर्त यह है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज पॉजिटिव, यानी कैसे लिखोगे सर? दैट एफ डैश ऊपर डैश के, एफ डैश बस लिख लो, एफ डैश इज ग्रेटर देन। पॉजिटिव को कैसे लिखते हो? ग्रेटर देन 0। ये डैश चिन्ह क्यों लगता है पता है? अगर एफ के ऊपर एक बार लगा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है, और एफ के ऊपर अगर डबल लगा दूं तो सेकंड डेरिवेटिव। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि एफ डबल डैश इज लेस देन 0। बताइए। हाँ, हिंदी बता रहे हैं। प्रथम अवकलन उत्पादन फलन का प्रथम अवकलन धनात्मक होता है। देखो ये धनात्मक है ना, 0 से बड़ा है, ठीक है सर। फर्स्ट वाला पॉइंट बता दीजिए दोनों, ओके। और सेकंड है द्वितीय अवकलज, ऐसे लिखो, उत्पादन फलन का द्वितीय अवकलज ऋणात्मक होता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, लेस देन 0, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है इनाडा कंडीशन? कि अगर के 0 की तरफ जा रहा है, अरे भाई सिंपल सी बात है, जब आपके पास कोई चीज कम होती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। आपके पास अभी 10 रुपए हो तो आप फूंक फूंक के 1 रुपए खर्चा करोगे, तुरंत खर्चा करोगे। आपको पता है ना कि हमारे पास 10 ही रुपया है, इसी से पूरी जिंदगी चलानी है। तो 10 रुपए की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। यानी जैसे जैसे के 0 की तरफ जाएगा, के टेंड्स टू 0, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी इन्फिनिटी की ओर जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। लेकिन अगर आप जैसे जैसे कैपिटल को बढ़ाते जाओगे, इन्फिनिटी लेते जाओगे, भाई आपके पास पता है कि हर महीने 2 करोड़ आने वाला है, तो आपको 5,000, 10,000, 20,000 की कीमत समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0, ठीक है ना, 0 हो जाएगी। क्यों भाई, समझ में आ गया पहला पॉइंट? किसी कोई प्रॉब्लम बताइए।
नीलम बेटा समझ में आया? प्रतिमा, वर्षा बेटा क्लियर है? ओके, प्रतिमा क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, दूसरी ये है कि उत्पादन फलन का जो प्रथम अवकलन है वो धनात्मक होना चाहिए। देखो एफ के ऊपर एक डैश लगाए हैं ग्रेटर देन 0, तो इसको प्रथम अवकलन धनात्मक। फर्स्ट है तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, प्रथम अवकलन इसको बोलते हैं। सेकंड बार लगाए, 2 बार लगाए हैं ना डैश, इसका मतलब उत्पादन फलन का द्वितीय अवकलन क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। यही 3 कंडीशन इनाडा कंडीशन कहलाती हैं। अब कोई भी उत्पादन फलन अगर इन 3 इनाडा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम समझ जाएंगे कि वो उत्पादन फलन इनाडा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कॉब डगलस एक ऐसा उत्पादन फलन है जो इनाडा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना? क्यों भाई, समझ में आ रहा है मेरी बात? अब इसको प्रूफ किया जाए, प्रूफ किया जाए कि नहीं, बताइए आप लोग। ओके ओके, बहुत शार्ट में है, बताएंगे। अब देखो कॉब डगलस उत्पादन फलन क्या लिखते हैं हम? y बराबर ए एल की पावर अल्फा के की पावर 1 अल्फा। यही कॉब डगलस उत्पादन फलन है ना? क्यों भाई? अब कॉब डगलस फलन में हम दोनों पक्ष में, दोनों साइड जो है एल से डिवाइड कर दो, भाग कर दो भाई। तो y बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एल की पावर अल्फा और के की पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एल। क्यों भाई, यहां तक समझ में आ गया? अब y बाई एल बराबर ए एल की पावर अल्फा। अगर इस एल को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? एल की पावर -1 के की पावर 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? एल को मैंने ऊपर ले आए तो एल की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना? बराबर के नीचे बराबर लिखिए। अब ए एल की पावर, अब आधार सेम है तो दोनों घात जुड़ जाएंगी, अल्फा -1 हो जाएगी और के 1 माइनस अल्फा। यहां तक समझ में आया? स्वाति बेटा आवाज आ रही है मेरी? ओके, कॉब डगलस में थोड़ा सा इनाडा कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो हम यहां से बता रहे हैं कि वाई ये कॉब डगलस है। कॉब डगलस में हम दोनों पक्ष में एल से भाग कर, तो यहाँ भी एल यहाँ भी। अब ये हो गया, एल को मैं ऊपर ले गया तो एल की पावर -1। ठीक है ना? अब एल की पावर एल एल आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी, एल की पावर अल्फा -1 हो जाएगा। तो अब ये बताइए ए के 1 माइनस अल्फा। अब अगर मैं नीचे भेज दूं एल को तो पावर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? एल 1 माइनस अल्फा, ये भी हो जाएगा, पावर परिवर्तित हो जाएगी, अल्फा -1 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्योंकि माइनस लग जाएगा, नीचे प्लस लग जाएगा ना, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ए के बाई एल की पावर 1 माइनस अल्फा वाई बाई एल। यहां तक समझ में आया सभी को? क्यों भाई, यहां तक क्लियर है? बताइए। इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? सोलो मॉडल पढ़े हो? सोलो मॉडल, सोलो मॉडल, सोलो मॉडल ही है। आउटपुट पर वर्कर, ये क्या है? एक लेबर का आउटपुट। इसको क्या पढ़ोगे? इनकम पर लेबर, प्रति व्यक्ति आय इसको बोलते हो। प्रति व्यक्ति आय किसका फलन है? प्रति व्यक्ति पूंजी का।
भाई कैपिटल पर लेबर, यानी पर लेबर पर कितनी कैपिटल है, अब पर लेबर पर इनकम कितनी, यानी प्रति व्यक्ति आय इज द फंक्शन ऑफ किसका फलन है, प्रति व्यक्ति पूंजी का। तो इसको देख सकते हो, इसके y बाई एल को मैं स्मॉल y से डिनोट कर दे रहा हूं। स्मॉल y इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल k, इसको मान लो स्मॉल k। ये एक प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है, ठीक है ना। या इसको इन अदर वर्ड में यहां भी एक और चीज लिख सकते हो, y स्मॉल y a स्मॉल k की पावर 1 माइनस अल्फा, या इन जनरल फॉर्म में सामान्य भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी स्मॉल y क्या है, प्रति व्यक्ति आय है, यानी इनकम पर लेबर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर। प्रति व्यक्ति आय किसका फलन होती है, प्रति व्यक्ति पूंजी का, ठीक है। अब इसको एक प्रोडक्शन फंक्शन से अगर हम दिखाना चाहें, तो जैसे यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यहां पे हम प्रति व्यक्ति वही पूंजी ले रहे हैं कैपिटल, ठीक है। और यहां पे क्या ले रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय, इनकम पर लेबर कैपिटल पर लेबर। यहां पर क्या ले रहे हैं, प्रति व्यक्ति पूंजी, और यहां पे प्रति व्यक्ति आय। तो जैसे जैसे पूंजी बढ़ाओगे, प्रति व्यक्ति आय आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या हमेशा बढ़ेगी, है भाई, कुछ इस तरह बढ़ेगी आपकी आय। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस डायग्राम से दिखा दिए। ऐसे ही बनता है ना सोलो मॉडल में उत्पादन फलन का वक्र। तो अब देखिए आप कि शुरू में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, कैपिटल इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ स्थितियों के बाद वो डिमिनिशिंग होता रहा। यानी कैपिटल 0 है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। यानी इस रेंज में क्या होगी कि अगर 0 है तो एमपीएल क्या होगा, इन्फिनिटी। लेकिन जैसे जैसे आप कैपिटल यहां बढ़ाते जाओगे तो क्या होता है, यानी के इधर क्या होता है, के टेंस टू इन्फिनिटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी 0। यहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई आप लगातार आप पूंजी बढ़ाते जाओगे तो उसकी सीमांत उत्पादकता घटती जाएगी ना, तो जो घटकर 0 हो जाएगी। और इधर कैपिटल आप 0 करते जाओगे, मतलब इधर से इधर चलते जाओगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगी। अब जरा देखिए इसका स्लोप अगर हम मेजर करें, इस प्रोडक्शन फंक्शन का अगर मुझे स्लोप मेजर करना है, ढाल, तो ढाल कैसे मेजर करते हो, इस प्रोडक्शन फंक्शन पर कोई एक ऐसी टेंजेंट लाइन खींचो, तो देखो यहां पर ढाल कैसी है, बहुत ज्यादा। इस पॉइंट पे जरा ढाल देखो, इस पॉइंट पे ढाल देखो कम हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पे देखो धीरे धीरे ढाल जो है, ये लाइन जो है टेंजेंट वाली, ये बेंड हो रही है, हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, फ्लैटर। देखो यहाँ और फ्लैटर हो गई, और जैसे जैसे इधर आएंगे यहाँ एकदम स्टीप, एकदम हॉरिजॉन्टल होती जाएगी। यानी स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना, देखो अपवर्ड स्लोपिंग है ना, देखो स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव। तो एफ डैश हम क्या लिखवाए हैं, पॉजिटिव। स्लोप क्या होता है, प्रथम अवकलन ही स्लोप होता है, ढाल कहलाता है। किसी भी फलन का, उत्पादन फलन का प्रथम अवकलन क्या कहलाता है, ढाल। और ढाल हमने क्या लिखवाया है, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ढाल अपवर्ड स्लोपिंग आ रही ना, कोई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, सब अपवर्ड स्लोपिंग। तो ढाल कैसी है, पॉजिटिव आ गई। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या कहलाता है, हम कहें निगेटिव ये है। इनाडा कंडीशन थर्ड क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव विल बी निगेटिव। कैसे है, अब देखो ढाल बढ़ तो रहा है, मतलब पॉजिटिव तो है, बट डिक्रीजिंग रेट है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन घटती हुई दर से।
तो जो दर होती है ना घटने की, जो दर होती है बढ़ने या घटने की, वो द्वितीय अवकलज होती है। आप देखो प्रति व्यक्ति आय बढ़ तो रही है लेकिन घटती हुई दर से। बढ़ना फर्स्ट डेरिवेटिव, बढ़ना प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रथम अवकलन धनात्मक, लेकिन बढ़ रही है किस दर से? घटती हुई दर से। देखो धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है? पॉजिटिव तो है बट घट रहा है। यहाँ स्लोप बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ बहुत कम हो गया। यहाँ पे दर कैसी है? घटती हुई है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय अवकलज क्या है? निगेटिव है। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज ऑल्सो द निगेटिव, तो ऐसे बोलिए कि अगर प्रथम अवकलन जो है वो धनात्मक है और द्वितीय अवकलज जो है ऋणात्मक है, तो कर्व कैसा बनता है? कर्व नतोदर बनता है। कैसा बनता है? नतोदर वक्र कहलाता है, कॉनकेव कहलाता है। कॉनकेव वक्र की कंडीशन क्या है? कि द्वितीय अवकलज जो है वो निगेटिव होना चाहिए। द्वितीय अवकलज क्या होना चाहिए? निगेटिव, तभी कहेंगे हम नतोदर वक्र बनता है। तो उत्पादन फलन कैसा है? वक्र नतोदर है। तीनों कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो गई ना? क्यों भाई, समझ में आया? बताइए आप लोग। वर्षा, प्रतिमा बेटा क्लियर है? नीलम, सौम्या, गुड, वेरी गुड। अब और चीजें कुछ बता दें। मान लो फर्स्ट वाली तो हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट वाली तो देखो यहां से प्रूव कर दिया। अब सेकेंड वाली जो इनाडा कंडीशन है, हम कहते हैं ना एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्रथम अवकलन पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्रथम अवकलन पॉजिटिव कैसे? हमने प्रोडक्शन फंक्शन क्या बना दिया? ए स्मॉल के की पावर 1 माइनस अल्फा है, यही हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिखा है ना। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो कैपिटल के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या लिखोगे? डी वाई डिवाइडेड बाई डी स्मॉल के, ये स्मॉल वाई है, स्मॉल के, तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी स्मॉल के। अब वाई के जगह पे ये लिख दो, ए स्मॉल के पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना? तो अब क्या हो जाता है? हमने बताया हुआ है कि अगर x की पावर n है तो उसका अवकलन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। इकोनॉमिक्स में ये फार्मूला बहुत यूज होता है अवकलन, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए करिए, पावर पहले लिख दीजिए, पहले तो a उतार लीजिए, कांस्टेंट टर्म है, फिर पावर पहले लिखिए, फिर k लिखिए स्मॉल के, और फिर पावर 1 माइनस अल्फा माइनस 1, माइनस 1 है, ठीक है? तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? a 1 माइनस अल्फा और k की पावर स्मॉल k की पावर माइनस अल्फा। क्यों भाई, यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या बचेगा? a 1 माइनस अल्फा, a 1 माइनस अल्फा। अगर k की पावर माइनस अल्फा को मैं नीचे भेजूं तो क्या बचेगा? k की पावर अल्फा हो जाएगा, माइनस नीचे भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? डी वाई बाई डी के, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कैसी है? यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है ना, ये टर्म पूरा पॉजिटिव ही तो है, ऋणात्मक कहीं लगा हुआ है नहीं, यानी पॉजिटिव आ गया। तो द्वितीय जो है शर्त भी इनाडा कंडीशन कॉफ डगलस सेटिस्फाई कर, समझ में आ रहा है? क्यों भाई? वर्षा, नीलम, बताइए। ओके, गुड। अब थर्ड कंडीशन आ जाइए, तीसरी शर्त। तीसरी शर्त हम क्या लिखवाए हैं? डबल डैश इज लेस देन 0, यानी द्वितीय अवकलज उत्पादन फलन का क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। चलिए द्वितीय अवकलज भी कर दीजिए। अब द्वितीय अवकलज कैसे होता है पता है आप लोग? जो पहला वाला किए हो उसी को फिर से करो, यानी जो पहला वाला हमने अवकलन अभी किया है ये वाला, इसी को एक बार और कर दो तो द्वितीय अवकलन, यानी 2 बार अवकलन। तो चलो 2 बार कर दो। तो पहला वाला हमने क्या लिखा है?
देखो डी वाई अपॉन डी के लिखा था, बराबर क्या आया था, ए 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई के की पावर अल्फा, यही आया था ना। अब इसको एक बार और कर दो अवकलन, तो इसको कैसे लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी के स्क्वायर। द्वितीय अवकलज को ऐसे लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी के स्क्वायर, या इसको एफ डबल डैश लिख सकते हो, के का एफ डबल, बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी के और डी वाई अपॉन डी के, ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो देखो डी वाई ये हो गया, अब इसके जगह पे ये लिख दो, तो डी अपॉन डी के, इसके जगह पे ए 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई के की पावर, ठीक है ना। अब करो इसका के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करो, क्या हो जाएगा, है भाई बताइए आप लोग। अब यहाँ पे देखो डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा अवकलन का, डिवाइड वाला फार्मूला, तो कैसे होगा, ए इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ए इंटू 1 माइनस अल्फा डी अपॉन टी के, और के की पावर माइनस अल्फा, ऊपर ले गए तो माइनस अल्फा हो जाएगा ना। अब ये सब तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो हमने कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया है, स्थिर जो चर हैं उनको हमने अलग कर दिया है। अब बचा क्या हमारे पास, के की पावर माइनस अल्फा, तो अब इसी का अवकलन करना है, तो कर दीजिए, ये इसको ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है, माइनस अल्फा आ जाएगा बगल में, और फिर के की पावर माइनस अल्फा माइनस, ठीक है, एकदम सेम फार्मूला वही है, सरल बना दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस अल्फा और के की पावर माइनस अल्फा माइनस 1, ठीक है ना। अब ये बताइए, ये माइनस अल्फा है, ये माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ए 1 माइनस अल्फा अल्फा, ठीक है ना। अगर सब ये भाई तीनों गुणा में है तो माइनस पहले आ जाएगा ना, माइनस ए 1 माइनस अल्फा अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई के की पावर। अब इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में हो प्लस में, दोनों प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। तो अब देखो ये निगेटिव आ रहा है ना, ये पूरा टर्म निगेटिव आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इज लेस देन जीरो, यानी एफ डबल डैश क्या आ गया, निगेटिव। तो देखो तीसरी इनाडा शर्त भी पूरी हो गई कॉट डगलस में, यानी कॉट डगलस इनाडा शर्तों को सेटिस्फाई। क्यों भाई, सभी को समझ में आ गया, नीलम, सौम्या, प्रतिमा, वर्षा, बताइए। वर्षा बेटा समझ में आया, हाँ भाई, जहां ना समझ में आया वो बता दीजिए। जी सर। गुड। अब चलते हैं हम लोग लागत में, अब कोई चीज प्रोडक्शन में नहीं बची, अब हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, लागत। लागत हमने कल बताया था कि लागत क्या होती है, किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जो भी हम रॉ मटेरियल्स और ये सब यूज करते हैं, उन पर जो नॉमिनल टर्म्स में हम पैसा खर्च करते हैं साधनों को व्यय करने के लिए, उसको हम लागत कहते हैं, ठीक है ना। अब लागत जो है, हमने बहुत तरह के लागत के बारे में चर्चा की है, तो 1 बाई 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जिस कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है रियल कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे, रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत, वास्तविक लागत। ये रियल कॉस्ट या वास्तविक लागत क्या होती है, क्यों भाई। और ये रियल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये किसने दिया है, मार्शल ने, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने रियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। दूसरी बात, ये रियल कॉस्ट होती क्या है, रियल कॉस्ट का वास्तविक लागत का मतलब ये है
कि कोई भी उत्पादक है, कोई भी प्रोड्यूसर है, उत्पादन में विभिन्न जो वो त्याग कर रहा है, जो प्रयत्न कर रहा है, जो उसको दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, इस तरह की लागत को मार्शल ने कहा कि ये वास्तविक लागत, यानी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक जो प्रयत्न कर रहा है उत्पादन करने के लिए, जो उसको दुख हो रहा है, जो उसको त्याग सहना पड़ रहा है, भाई कोई और काम करने जा सकता था लेकिन वो अपने ही बिजनेस में लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना कहीं और जाने के लिए, और उसको कुछ दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इस तरह की लागत को हम क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। क्यों भाई, समझ में आ गया सबको? बताइए। हैं? नीलम क्लियर है? वर्षा, प्रतिमा? जी सर। यानी कि किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में उत्पादक को कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। वो त्याग किस फॉर्म में करता है? त्याग, दुख, इन सब में वो कॉस्ट उठानी पड़ती है, उसको लागत उठानी पड़ती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक लागत। हाँ, जोखिम नहीं कह सकते हैं, जोखिम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, त्याग कह सकते हो। जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा ना प्रोडक्शन में, ठीक है, ये त्याग होता है बेटा। सौम्या कुछ बोल रहे हो क्या तुम? तो रियल कॉस्ट सबको समझ में आ गई। दूसरी प्रतिमा, आपको समझ में आया ना? या लिखवा जी दें? सर। लिख लीजिए कि एक वस्तु के उत्पादन में, एक वस्तु के उत्पादन में विभिन्न एजेंट द्वारा किया गया, एजेंट द्वारा किया गया प्रयत्न, त्याग, दुख ही उत्पादन की वास्तविक लागत है। ठीक है ना, आसान भाषा में। अब दूसरी तरह की लागत के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत, मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत। ठीक है, मौद्रिक लागत क्या होती है, कौन बताएगा? क्यों भाई? सर, हमारे पास से पैसा जा रहा है जो मॉनेटरी टर्म्स में जो हम खर्चा करते हैं सर, जो हमारी जेब से पैसा जाता है। हाँ, ओके, वेरी गुड। और कोई बताओ, मौद्रिक लागत क्या होती है? हैं? एनीवन? मौद्रिक लागत का एक और नाम है, मौद्रिक लागत को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी व्यक्त लागत भी कहते हैं, व्यक्त लागत। मौद्रिक लागत ही व्यक्त लागत, ठीक है ना, और इसी को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, लेखांकन लागत। इसके तीन नाम हैं, यानी मौद्रिक लागत क्या क्या होती है? मौद्रिक लागत को ही एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इसी को लेखांकन लागत भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसी लागत जो आप अपने पॉकेट से, अपने जेब से पैसा निकाल करके उसको पे करते हो, यानी जैसे आपको किसी उत्पादन के लिए लेबर हायर करना है, रॉ मटेरियल्स खरीदना है,
तो आपको मौद्रिक टर्म में पैसा देना है ना, क्यों भाई? मौद्रिक टर्म में, नॉन मनी टर्म्स में पेमेंट करना है ना, तो उसी को हम कहते हैं मौद्रिक लागत या व्यक्त लागत, जिसको व्यक्त किया जा सके। मतलब पैसा दे रहे हो ना हैंड टू हैंड, तो इसको मौद्रिक लागत या व्यक्त लागत या अकाउंटिंग कॉस्ट, लेखांकन लागत, जैसे रॉ मटेरियल्स है, ठीक है ना, इस तरह की लागत। समझ में आ गया सबको? क्यों भाई, बताइए आप लोग, क्लियर है? बताइए भाई। प्रतिमा, नीलम, वर्षा, गुड। तीसरी तरह की लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अव्यक्त लागत, अव्यक्त लागत, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट या अव्यक्त लागत, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, अवसर लागत। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अव्यक्त लागत, ठीक है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट या अव्यक्त लागत, और इसी को क्या बोलते हैं? अवसर लागत भी बोलते हैं। क्यों भाई, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं आरोपित लागत, आरोपित लागत। तो इसके भी 3 नाम है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। अरे क्या हो गया? चलिए मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, आप आराम करिए, ठीक है ना। आप आराम करिए। हाँ, तो देखिए, अव्यक्त लागत को ही आरोपित लागत और आरोपित लागत को ही अवसर ही कहते हैं। यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही इम्प्यूटेड कॉस्ट, सब एक ही तरह की लागत। तो अब आप लोग बताइए, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? बताइए आप लोग, कौन बताएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अब देखो, हम लोगों ने अभी एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है कि कोई भी उत्पादन के साधनों को हमें खरीदना है या रॉ मटेरियल्स खरीदना है, तो उनके लिए हम मनी पे करते हैं, ठीक है ना, अपने पॉकेट से, जेब से। लेकिन ऐसे संसाधन, ऐसे साधन जो उत्पादन प्रक्रिया में यूज होते हैं, जिनके लिए हमें पेमेंट वेमेंट नहीं करना पड़ता, वो वो उस तरह के लागत क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो उसको पे नहीं करते हो तो वो कौन सी लागत है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग। क्यों भाई? इसका मतलब ये है कि भाई मान लो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस खोल लिया, वो खुद ही अपने बिजनेस में काम करने लगा, तो अपने लिए कोई लागत लेगा क्या? क्यों भाई? वो उसको अपने के लिए भाई, अपने, आप बिजनेस में अपना खुद काम कर रहे हो, अपने खुद साधन यूज कर रहे हो। मान लो आप दुकान खोल रहे हो, तो कहीं अलग जगह दुकान ना खोल करके अपने ही घर में दुकान खोल लियो, अपने ही जो साधन है, अपने ही जो रूम वूम है, कमरा है, उन्हीं का यूज कर लिए, तो पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है ना। तो इस तरह की लागत को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट, अव्यक्त लागत, और या अवसर लागत या आरोपित लागत। समझ में आया? क्यों भाई, बताइए आप लोग। नीलम, वर्षा, सौम्या। जी सर। अब थोड़ा और क्लैरिटी देते हैं। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट तो समझ में आ गया कि ऐसी लागत जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता,
उस तरह की लागत को हम अव्यक्त लागत या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहते हैं, सवाल ये उठता है। अब मान लो हमने कहा कि वर्षा जो है दुकान खोलना चाहती है, वर्षा जो है दुकान खोलना चाहती है, उसके इर्द गिर्द हम देख रहे हैं, वो अपना रिसर्च विसर्च की कि इर्द गिर्द जो है किराने की दुकान नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मिलती है। तो उसने सैंपल वैम्पल लिया अपने गांव का, देखा कि वहां के लोग दूर दराज से लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं। तो उसने सोचा कि यार क्यों ना दुकान खोल ली जाए, बड़ा बिक्री होगी। ठीक है, तो उसने दुकान खोलने का फैसला लिया अपने ही घर में, अपने ही घर में एक छोटा सा कमरा है उसका, और उसने दुकान खोल लिया। लेकिन क्या, अब भाई वो अपने ही बिजनेस में अपना ही काम, अपने ही दुकान, अपने ही घर में दुकान खोल ली, तो इसका मतलब है अपने बिजनेस में अपना ही साधन यूज कर लिया। तो इस तरह से ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, अव्यक्त लागत हो गई, जिसके लिए कोई पैसा हमें पे नहीं करना पड़ा। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे हुई? अगर मान लो वर्षा जो है वो अपने घर में दुकान ना खोलती, अपने घर में दुकान ना खोलती, तो ये कमरा वो किसी को रेंट पे दे सकती थी? क्यों भाई, ये कमरा वो किसी को रेंट पे दे सकती थी? अगर वो दुकान ना खुलता तो कोई और रहता, उसको 2-3 हजार रुपए मिलता उस कमरे का। अब वो खुद दुकान खोल ली तो इसका मतलब उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना, जो रेंट मिलता उसको उस दुकान से, और उसने खुद खोल लिया तो रेंट नहीं मिलेगा, यानी वो त्याग कर रही है। और यही त्याग ही क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी उसके पास दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे? वर्षा के पास दो ऑप्शन थे, दो जॉब थी वर्षा के पास, जॉब 1, जॉब 2। जॉब 1 क्या थी कि दुकान, अपने घर में दुकान से उसको लगान मिलता, रेंट मिलता। और जॉब 2 वो खुद खोल ली दुकान में। तो खुद खोल ली जब दुकान में, तो उसकी अवसर लागत क्या है? उसने जो, उसके पास जो द्वितीय सर्वोत्तम विकल्प है भाई, उसके पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि वो उस घर में खुद दुकान खोल ले, और एक ऑप्शन था कि उस घर में वो किसी और को रेंट पर दे दे, तो उसको 4-5 हजार मिलता। ठीक है, लेकिन जब उसने खुद खोल लिया तो उसके पास जो द्वितीय सर्वोत्तम विकल्प है, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव है, द्वितीय सर्वोत्तम वैकल्पिक जो साधन है उसके पास, उसका वो त्याग कर रही है ना। यानी दुकान खोलने की अवसर लागत क्या है? ये 5,000 रुपया जो उसको रेंट पर मिलता। इस तरह से ये इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या हो गई है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना। अवसर लागत, अव्यक्त लागत को अवसर लागत कह सकते हैं। क्यों भाई, समझ में आया? नीलम, वर्षा, सौम्या, क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 तरह की लागत हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक कॉस्ट। आर्थिक लागत। लागत क्या होती है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिस्टों ने अपने लिए अलग तरीके की लागत का इजाद किया। देखिए, अर्थशास्त्री कितने विद्वान लोग होते हैं। पता है आप लोगों को, अकाउंटेंट को इतनी इज्जत नहीं मिलती जितना इकोनॉमिस्ट को इज्जत मिलती है। देखो, अकाउंटेंट वालों ने अकाउंटिंग कॉस्ट को इजाद किया, लेखांकन लागत का। लेखांकन लागत क्या होती है कि भैया वो लोग लिस्ट बनाए, प्रोडक्शन, कोई किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किए कि भैया यहाँ वेज जा रहा है, यहाँ रेंट जा रहा है, यहाँ साहसी को दे रहा है, यहाँ ये दे रहे हैं, वहां वो दे रहे हैं, सबका योग कर दिए, ये अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है ना, इसने कहा कि ये तो आएगा ही हमारे इकोनॉमिक्स में, बट हम अपना भी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका भी लेंगे। यानी जब हम उत्पादन में खुद भी जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ लेंगे हम, तभी काम करेंगे। यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी वो ऐड कर दिया। यानी जो खुद अपने उत्पादन में वो मेहनत कर रहा है उसका भी एक अमाउंट लगा रहा है कि हमारा भी मेहनताना दो। और उससे जब अकाउंटिंग कॉस्ट को में
हम अपना मेहनताना यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जोड़ देंगे, तब इकोनॉमिस्टों ने कहा कि ये आर्थिक लागत है। तो आर्थिक लागत क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? व्यक्त लागत, व्यक्त लागत प्लस अव्यक्त लागत, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, अवसर लागत, और इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, लेखांकन लागत, लेखांकन लागत प्लस अवसर लागत। तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, सभी को समझ में आ गया? क्यों भाई, आर्थिक लागत क्लियर है? बताइए आप लोग। इकोनॉमिक कॉस्ट। नीलम, वर्षा, सौम्या, प्रतिमा बेटा, स्वाति, समझ में आया? जी सर। ओके। अब एक चीज और समझिए आप लोग कि इकोनॉमिस्टों ने कहा, अभी हम लोग परफेक्ट कंपटीशन वगैरह पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिस्टों ने कहा कि हमें कुछ न मिले चल जाएगा, लेकिन जो हम अपने उत्पादन में मेहनत कर रहे हैं ना, उसका बस मिल जाए तो हम काम करते रहेंगे। यानी जो हम अपने ही उत्पादन में खुद मेहनत कर रहे हैं, हमारा बस इम्प्लिसिट कॉस्ट वाला मिल जाए माल, तो हम उत्पादन करते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसी को अर्थशास्त्रियों ने क्या बोला? नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ बोला। इसी इंप्यूटेड कॉस्ट को सामान्य लाभ भी कह सकते हो। यानी भाई सिंपल सी बात है कि उत्पादन में जब स्वयं हम लोग काम कर रहे हैं, उसका एक अमाउंट हम लोग चार्ज कर रहे हैं कि हम भी लेंगे, उसी को अर्थशास्त्रियों ने कहा सामान्य लाभ। क्यों कहा? क्योंकि वो लोग मानते हैं कि अगर उतना ही अमाउंट हमें मिलता रह जाए तो हमें इंसेंटिव मिलता रहेगा ना, कि कम से कम हमारा तो मिल रहा है, तो हम उत्पादन जारी रखेंगे। इसी को सामान्य लाभ बोलते हैं। सामान्य लाभ की स्थिति में आर्थिक लाभ जीरो होता है, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो जीरो होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? आर्थिक लाभ कैसे निकालते? इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकालते हो? आर्थिक लाभ, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल आर्थिक लागतें, आर्थिक लागतें, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत। आर्थिक लागत में क्या होगा? ये दोनों ऐड हो। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है। यहां पे ये जीरो हो जाता है, लेकिन आर्थिक लागत में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी तो ऐड है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? उसको मेहनताना उसका मिल जा रहा है, जो खुद अपने उत्पादन में काम कर रहा है उसका मेहनताना मिल रहा है, और उसी को इकोनॉमिस्टों ने क्या कहा? नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। उसी को, तो जब आर्थिक लाभ जीरो होता है तब भी सामान्य लाभ मिलता है। ठीक है ना? किस रूप में? जो उत्पादन में वो स्वयं काम करते हैं उस लागत के रूप में। तो सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात? क्यों भाई, क्लियर है? बताइए आप लोग। क्यों भाई? यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या बताती है? नॉर्मल प्रॉफिट को इंडिकेट करती है। हाँ बताइए। सर आपने ये प्रॉफिट जीरो लिखा है, मतलब से प्रॉफिट वाला समझा दीजिए मैटर जो है TR माइनस, ये क्या आप बता रहे? देखो, प्रॉफिट जीरो है, इसका मतलब TR माइनस जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, TR माइनस आर्थिक लागत। तो देखो, TR माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, अब इकोनॉमिक कॉस्ट ये दोनों बराबर हैं, यानी प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट में अव्यक्त लागत भी तो ऐड है, आर्थिक लागत में अव्यक्त लागत भी तो आती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? कि उत्पादन में जो आप स्वयं काम कर रहे हो, उसके लिए जो आप एक अमाउंट चार्ज कर रहे हो, उसको आप लागत के रूप में ले रहे हो, कि वो भी एक खर्चा है हमारे उत्पादन में। लेकिन उसको अर्थशास्त्रियों ने क्या नाम दिया? सामान्य लाभ। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोई भी उत्पादक अगर अपने ही काम में वो लगा हुआ है, तो उसके लिए जो अगर इंसेंटिव दिया जा रहा है, कुछ पैसा दिया जा रहा है मौद्रिक रूप में, तो उसके लिए एक इंसेंटिव है। अगर उसको वो बराबर मिलता रहेगा तो काम करता रहेगा,
इसका मतलब ये कैसा काम करेगा, सामान्य लाभ की तरह काम करेगा। ठीक है ना सौम्या, समझ में आया? यानी सामान्य लाभ क्या है, एक लागत का ही पार्ट है, आर्थिक लागत का ही एक हिस्सा है सामान्य लाभ। ठीक है, समझ में आया? वर्षा, नीलम, सौम्या, बताइए। स्वाति बेटा क्लियर जी है? सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट तो बता ही दिए हैं आप लोगों को, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बता दिए। अब आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत। स्थिर लागत, स्थिर लागत क्या होती है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? हैं? कौन बताएगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, बताओ भाई। वर्षा बताइए आप, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? सर ऐसी लागत जो एक बार मतलब स्थिर रहती है, एक बार ये लगाने के तो बाद वही उसको बार बार होंगे। चेंज नहीं कर सकते, मतलब उत्पादन बंद भी हो जाए तो स्थिर लागत लगती है। हाँ, अब आपने सही बोला है, एकदम सही इन्होंने बताया। स्थिर लागत क्या होती है? ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन। ठीक है ना? यानी स्थिर लागत क्या होती है? उत्पादन की मात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं। अब ऐसी लागत क्या है? अब मान लो आपने दुकान खोला कहीं मार्केट में, अब आपकी दुकान चले या ना चले, आपको रेंट देना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ रेंट पे, मान लो पढ़ने आया हूँ, अब भैया मैं वहां पे रहूं या ना रहूं, घर ही बैठा रहूं अपने, लेकिन हमें रेंट पर मंथ टाइम टू टाइम देना है। ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है ना, जो कि हमारे पढ़ने लिखने से या उत्पादन वहां पे हमारी दुकान चले या ना चले, लेकिन हमें रेंट देना पड़ेगा, नहीं तो हमें उठवा लेंगे मकान मालिक। ठीक है ना? इस तरह की समस्या जो है क्रिएट हो सकती है। हाँ, क्या स्वाति ने बताया है प्रोडक्शन के बढ़ने, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इन्होंने एकदम सही बताया है, स्वाति ने भी बताया अच्छा, और वर्षा ने भी ठीक बताया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रेंट, किराया, और और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? डेप्रिसिएशन, जो मशीन का डेप्रिसिएशन होता है वो भी हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट में जाता है ना भाई, हर महीना मशीन में कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट में जाना जाता रहता है ना, वो भी एक। जैसे टैक्स है, ब्याज है, ये सब क्या है? स्थिर लागत के एग्जाम्पल। वेतन, जो वेतन सैलरी वैलरी मिलती है वो भी स्थिर लागत में आती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? क्यों भाई? तो फिक्स्ड कॉस्ट अल्पकाल में क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है, स्थिर रहती है। अल्पकाल में क्या होती है? स्थिर रहती है फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत आ जाइए। परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी लागत, ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है। यानी उत्पादन बदला तो वेरिएबल कॉस्ट भी बदला। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अल्पकाल में बदलती रहती है। मान लो लेबर है, अब लेबर को बढ़ाओगे तो उस पर खर्चा भी तो ज्यादा लगेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। उत्पादन बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ये परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत क्या होती है? ऐसी लागत जो अल्पकाल में परिवर्तित होती है और उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कॉस्ट। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन, यानी ये प्रोडक्शन पर निर्भर करती है, उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन बदलेगा तो ये भी बदलेगा, जबकि स्थिर लागत उत्पादन के बदलने या घटने बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको हर महीना देना है वो। दोनों समझ में आ गया? क्यों भाई?
अब एक चीज और ध्यान में रखिए, स्थिर लागत को कुछ इकोनॉमिस्टों ने कुछ और नाम दिया है। स्थिर लागत को ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। स्थिर लागत को प्रोफेसर मार्शल एक हैं, वो इसको ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड कॉस्ट, ऊपरी लागत बोलते हैं, ऊपरी लागत। स्थिर लागत को प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं? ऊपरी लागत, ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है ना, ध्यान में रखना है इसको। और कोई लागत अब बची हुई है? क्यों भाई? और कोई लागत बची हुई कि नहीं? खत्म हो गया? लगभग हम लोगों ने सब कुछ क्लियर कर लिया है। क्यों भाई? तो चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक और नाम है इसका, ओवरहेड कॉस्ट। स्थिर लागत को ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, और स्थिर लागत को एक और नाम दिया गया है, पूरक लागत। पूरक लागत, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट कॉस्ट। इसको भी मार्शल ने ही कहा है। मार्शल ने स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा है, कॉम्प्लीमेंट कॉस्ट। ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं हम लोग, बाकी कॉस्ट में आगे बढ़ेंगे कल।